हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड नो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है, पर अभी सारा पार्ट तो नहीं कंप्लीट हुआ। जो बचा हुआ इसका भाग है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसको भी कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ते हैं। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो सारे के सारे आपको करके आना है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने ये जाना कि पाचन तंत्र हमारा दो भागों में हम इसको बांट के पढ़ते हैं। पहला आहार नली और दूसरा पाचक ग्रंथियां। और हमने पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया कि कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं, लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। और इनके बारे में हमने डिटेल से जाना। जिसने भी नहीं पढ़ा है वो पिछला वीडियो जाकर के देखे, इसमें मैंने बहुत अच्छे से इन सभी के बारे में समझाया है। तो आज हम इसका दूसरा भाग, इनके अंगों के बारे में पढ़ेंगे। आहार नली के अंतर्गत जितने भी अंग आते हैं, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आने वाले अंग कौन कौन से हैं? मुंह, मुख गुहा, माउथ कैविटी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, सीकम और बड़ी आंत। इन सभी के बारे में हम डिस्क्राइब यानी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अंग है मुख तथा मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में हम माउथ एंड माउथ कैविटी बोलते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों से पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी में और अच्छी सी मजबूती आएगी। क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश से भी पूछते हैं और हिंदी से भी पूछते हैं। तो ऐसे घबराना नहीं होता कि अरे इंग्लिश है, इंग्लिश के भी टर्म आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, क्या है पहला भाग हमारा? मुख तथा पहला भाग है हमारा मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में हम माउथ कैविटी कहते हैं। अब ये क्या होता है, आइए देखते हैं। मुख गुहा यानी कि मुख वाला भाग। यहाँ पर क्या है? जीभ एक स्वतंत्र रूप से चलने योग्य पेशी अंग है। मुख गुहा में हमारे क्या पाया जाता है? जीभ। जीभ एक स्वतंत्र रूप से चलने योग्य पेशी अंग है। ये फ्रेनुलम द्वारा मौखिक गुहा से जुड़ा हुआ होता है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है? फ्रेनुलम के द्वारा मौखिक गुहा से जुड़ा हुआ होता है। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे से प्रक्षेपण होते हैं। आप सभी ने अपनी जीभ को देखा होगा, आज फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जीभ की जो ऊपरी सतह होती है, इस पर छोटे छोटे प्रक्षेपण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? छोटे छोटे से प्रक्षेपण होते हैं, जिन्हें पैपिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैपिला। ये जो छोटे छोटे से प्रक्षेपण होते हैं हमारे जीभ में, इसे हम पैपिला के नाम से जानते हैं। और इन्हीं में से कुछ स्वाद आता है। जो पैपिला होता है, इन्हीं की वजह से कुछ स्वाद आता है। आइए हम जीभ का एक बार जीभ की फिगर देखते हैं। जीभ का दोस्तों, ये फिगर देखिए ध्यान से। सभी की जीभ ऐसी ही होती है, आपकी भी ऐसी ही है। तो देखिए दोस्तों इस फिगर को। ये जो आगे वाला भाग है जीभ का, यहाँ से आपको मीठा महसूस होता है। ये जो पार्ट है साइड का, यहाँ से साल्ट यानी नमकीन, और ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ से खट्टा महसूस होता है। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, यहाँ से हम तीखा महसूस करते हैं। कभी भी आप कुछ खाना, अगर आप कोई नमकीन चीज भी खाते हो, उसको आगे रख के देखिएगा, आपको कुछ नहीं महसूस होगा। जब वो इधर साइड में ही जाएगा तभी आपको नमकीन महसूस होगा। जब भी आप कुछ मीठा खाएंगे तो आगे जैसे ही आपके मुंह में जाएगा, आपको तुरंत मीठा लगेगा। आप करके देखना दोस्तों, आपको खुद पता चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग है ग्रास नलिका। दूसरा अंग कौन सा है? ग्रास नलिका। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। इसी को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसी के द्वारा खाना अमाशय तक पहुंचता है। आपको याद रखना है दोस्तों। और इसमें जो प्रक्रिया होती है, जो खाना पहुंचाने की प्रक्रिया है अमाशय तक, इसी को हम
क्रमांकुचन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ग्रास नलिका की लंबाई याद रखनी है आपको। ग्रास नलिका की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पढ़ेंगे अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं। दोस्तों इसको ये जो अमाशय होता है हमारा, इसका आकार कुछ जे आकार का होता है, जे शेप में होता है। किस शेप में होता है? जे शेप में होता है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन बनता है कि बताइए अमाशय का आकार कैसा होता है, तो आपको बताना है कि जे शेप का होता है। दोस्तों जो हम खाना खाते हैं वो हमारे अमाशय में कितनी देर तक रहता है, तो आपको बताना है कि हमारे द्वारा खाया हुआ खाना हमारे अमाशय में 4 से 5 घंटे तक रहता है। और अमाशय हमारे शरीर में किस ओर स्थित होता है? बाईं ओर स्थित होता है। ये आकृति आप ध्यान से देखिए, ये आकृति अमाशय की है। इसमें ये जो रेड लाइन इसके अंदर की दिखाई दे रही है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए इस आकृति को। जो इसमें ये लाइन दिखाई दे रही है रेड कलर की, इसको हम म्यूकोशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोशा। और ये जो छोटी छोटी सी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी जठर ग्रंथियां हैं। क्या है दोस्तों? जठर ग्रंथियां, जिसको इंग्लिश में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा कि जठर रस कहाँ से निकलता है? वो निकलता है जठर ग्रंथियों से। और जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर होगा अमाशय में। बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और कौन कौन से जठर रस निकलते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। पेप्सिन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन और लाइपेज, ये सारे जठर रस जठर ग्रंथियों से निकलते हैं। अब ये सारे जितने भी जठर रस हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला जठर रस है पेप्सिन। पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम होता है। इसका कार्य होता है प्रोटीन के पाचन में सहायता करना। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम होता है और इसका कार्य होता है प्रोटीन के पाचन में सहायता करना। आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पेप्सिन और ट्रिप्सिन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए पेप्सिन कहाँ से निकलता है। आपसे पूछेगा कि बताइए पेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो आपको बताना है कि पेप्सिन हमारी जठर ग्रंथियों से निकलता है और ये एक तरीके का एंजाइम है। जबकि दोस्तों आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको ट्रिप्सिन पढ़ाया था। ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन एक तरीके का एंजाइम है जो हमारे पैनक्रियाज में पाया जाता है। कहाँ पर? पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में। आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। क्वेश्चन बनता है कि बताइए पेप्सिन का क्या कार्य होता है, तो आपका उत्तर होगा पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ये कैसे क्या करता है, इसका प्रोसेस देखते हैं। प्रोटीन को पेप्सिन पाचन करके किस रूप में बदल देता है? पेप्टिसाइड्स के रूप में बदल देता है। किसके रूप में? पेप्टिड्स के रूप में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसको हम जठरीय अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जठरीय अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका pH वैल्यू होता है 1.8। कितना होता है? 1.8। इसका कार्य क्या होता है? ये अम्लीय वातावरण बनाता है और हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि आपके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसका कार्य होता है अम्लीय वातावरण बनाना और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उन सभी को मारना। ये दूसरे एंजाइम को क्रियान्वित भी करता है। क्या करता है दोस्तों? इसका कार्य दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं
उनका क्रियान्वयन करना भी होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है रेनिन। रेनिन एक तरीके का एंजाइम जिसका कार्य होता है, जितने भी प्रोडक्ट मिल्क के बने होते हैं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, तो इसका कार्य होता है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करना। रेनिन का कार्य क्या होता है? रेनिन का कार्य होता है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करना। दूध का जो सफेद रंग होता है दोस्तों, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि दूध में केसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूध का सफेद रंग क्यों होता है? क्योंकि दूध में केसीन पाया जाता है। गाय का जो दूध होता है उसका रंग हल्का पीला होता है, इसलिए क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। याद रखना है आपको दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चौथा है लाइपेज। चौथा कौन सा है जठररस? लाइपेज। इसका कार्य होता है वसा के पाचन में सहायता करना। क्या कार्य होता है इसका? वसा के पाचन में सहायता करना। लाइपेज भी हमारा एक तरीके का एंजाइम है। इसका कार्य होता है वसा के पाचन में सहायता करना। दोस्तों, आपको मैंने बताया था, जैसे कि मैंने खाना खाया और वो खाना हमारे अमाशय में पहुंचा। अमाशय में पहुंचा, तब तक पहुंचने तक वो क्या हुआ? अर्धपचित रहा, यानी कि आधा ही पचा। और फिर अमाशय से खाना हमारा कहाँ जाता है? छोटी आंत में। अमाशय से खाना हमारा, यानी कि खाना जो पूरा हम खाते हैं उसका पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो जो भी खाना हमने खाया और वो अमाशय तक गया, वो अर्धपचित भोजन जो हुआ, अर्धपाचित भोजन के रूप में जो है अभी, उसको हम काइम के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए काइम क्या होता है? काइम अर्धपाचित भोजन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, काइम एक अर्धपाचित भोजन होता है। फिर वही भोजन हमारा छोटी आंत में जाता है और उसका पूर्णतः पाचन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा जानकारी दी हुई है, पर मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। आपको भी पता होगी ये बात कि सेल्यूलोज का पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। आपने देखा होगा जो भी हमारे मवेशी हैं, ये जब हम इनको चारा देते हैं तो ये सारा चारा एक बार में एक ही साथ खा लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे से जुगाली करते रहते हैं। तो वो खाना क्या एकदम से उनकी क्या करते हैं उस खाने का? आपने सोचा कि वो जुगाली फिर कैसे करते हैं? तो दोस्तों वो क्या करते हैं, जो वो खाना खाते हैं वो उस खाने को स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पर? एक रूमेन नाम की जगह पाई जाती है। वहां पर वो अमाशय में रूमेन नाम की जगह होती है, वहां पर वो इस खाने को स्टोर कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे उस खाने को, जो स्टोर खाना है, वो निकलता रहता है। उसको वो क्या करते रहते हैं? जुगाली करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला अंग है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत जो है आहार नली में पाया जाने वाला सबसे लंबा भाग है। इसमें 3 भाग होते हैं आहार छोटी आंत के। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा है मध्यानांत्र, तीसरा है शेषनांत्र। तो हिंदी से तो आपको नहीं पूछेंगे, इसीलिए आपको इंग्लिश वाले वर्ड याद रखने हैं। पहला भाग है ड्यूडेनियम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। दोस्तों, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम एंड इलियम। इसका कार्य देखते हैं छोटी आंत का। छोटी आंत का कार्य क्या होता है? छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है और अवशोषण होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद
उसका पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में एक उंगलीनुमा आकृति पाई जाती है दोस्तों, जो पूर्ण पाचन अब अवशोषण की क्रिया में भाग लेती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको पूर्णतः तरीके से उसका पाचन हो जाए और अवशोषण हो जाए, इसके लिए छोटी आंत में एक उंगलीनुमा आकृति पाई जाती है दोस्तों, इसको हम विली कहते हैं। इसका कार्य होता है पूर्ण पाचन और अवशोषण करना। विली क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विली क्या होता है। तो छोटी आंत में जो उंगलीनुमा आकृति पाई जाती है उसको हम विली कहते हैं। इसका कार्य होता है पूर्ण पाचन और अवशोषण करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। और अगला हम देखते हैं सीकम। सीकम क्या होता है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच का जो स्थल होता है उसको हम सीकम के नाम से जानते हैं। जहां भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए सीकम क्या होता है, तो याद रखना है आपको कि छोटी आंत तथा बड़े आंत के बीच के भाग को सीकम कहते हैं। सीकम तथा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये सारे अवशेषी अंग हैं। कैसे अंग हैं, अवशेषी अंग हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। दोस्तों छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है। आहार नली का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है, याद रखना है आपको। अब हम ये देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 1.5 मीटर। इसको हिंदी में हम बड़ी आंत कहते हैं और इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, कोलन तथा मलाशय। देखते हैं दोस्तों, आहार नली का सबसे अंतिम भाग होता है मलाशय। इसके अंतिम भाग में एक द्वार छिद्र होता है। क्या होता है दोस्तों, एक द्वार छिद्र होता है जिसको हम गुदा कहते हैं। यहाँ से सारा हमारा वेस्टेज मटेरियल बाहर निकलता है। दोस्तों जितना भी पाचन होता है वो सारा का सारा छोटी आंत में होता है, तो जो बचा हुआ थोड़ा बहुत जो भी पार्ट है वो बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में वैसे किसी तरीके का कोई पाचन नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर बस जल जैसी चीजों का पाचन होता है और बाकी संपूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में हो जाता है। तो दोस्तों ये भी आपका सारा का सारा मैंने आपको बता दिया और ये भी टॉपिक आपका कवर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा टॉपिक आपका कवर हो गया और इसके आगे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। या जितने भी क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से बनेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिलने वाले हैं और आप अच्छा ही करके आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों ये यहाँ से समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।